नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। हफ्ते का आखिरी दिन आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम वो खबरें दिखाते हैं, उन खबरों को आपको समझाते हैं, विश्लेषण करते हैं जो सीधे आपसे जुड़ी हैं। आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी नौकरी, आपकी गृहस्थी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं, कोई राजनीति नहीं। और सीधे आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। समझाने के लिए मेरे साथ जाने माने पत्रकार सिद्धार्थ सिंह हैं। सिद्धार्थ, आज की एक बड़ी खबर जो चीन से तकरार चल रही है, उसी में एक और कड़ी जुड़ रही है। इकोनॉमिक टाइम्स खबर दे रहा है, नो पावर गेयर फ्रॉम चाइना पाकिस्तान, इंपोर्ट्स टू रिक्वायर परमिशन। ये ऊर्जा मंत्री आर के सिंह कह रहे हैं, ऊर्जा क्षेत्र के जो उपकरण हैं, साजो सामान जो हम चीन से ले रहे थे, पाकिस्तान से भी ले रहे थे, उन्हें हम नहीं लेंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड पाकिस्तान का जिक्र नहीं करता, सीधा चीन की बात कर रहा है। गवर्नमेंट बैन्स पावर गेयर इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। यानी कि अब सेक्टर वाइज चीन पर मार की जा रही है, प्रहार किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवेज में आप नहीं आएंगे, एमएसएमईज में आप नहीं आएंगे। अब पावर सेक्टर में भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। संदीप, देखिए, जो पीछे से जो एंटी चाइना सेंटिमेंट जो कुछ दिनों से हिंदुस्तान में, जब से हमारा उनके साथ स्टैंड ऑफ हुआ है बॉर्डर्स पे, उसके बाद से उसी कड़ी में ये एक और डेवलपमेंट है। और इसमें दोनों कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइनीज इक्विपमेंट का। तो अब पहला स्टेप हमने लिया है कि कन्वेंशनल पावर, जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो है अब हम चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर रहे हैं। हालांकि इंडिया खुद इसका बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। अभी भी जो लार्ज मार्केट है संदीप, वो हिंदुस्तानी इक्विपमेंट से ही जो है सप्लाईज होते हैं। जो इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूशन में जो अभी भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उसमें लार्जली हिंदुस्तानी कंपनियों से ही जो है सप्लाई। हमारी दिक्कत ये है, बनाने को तो हम मैन्युफैक्चर तो सब कर सकते हैं सिद्धार्थ, हमारी ट्रेडिंग की आदत हो गई है। सस्ता माल बाहर से मिल जाए, उस पर अपना ठप्पा लगाकर बेच दो, आसान तरीका है पैसे कमाने का। हाँ संदीप, दोनों, एक तो हमारे मैन्युफैक्चरर्स को ये आदत हो गई है, और साथ ही जो कंज्यूमर है संदीप, दोनों तरफ से संदीप, कंज्यूमर को भी अच्छा लगता है कि जो है चाइनीज इक्विपमेंट ले लो तो सस्ता भी पड़ता है संदीप। तो सस्ता भी है और आराम से इंपोर्ट कर लीजिए और आराम से लगा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है अभी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया का काफी, इंडियन कंपनीज का डोमिनेंस है, चाइना का बहुत छोटा ही पार्ट था। तो संदीप, अभी भी मेरा ये मानना है, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, कि अभी भी हम धीरे धीरे चल रहे हैं और अभी हम उन्हीं क्षेत्रों में चाइनीज इंपोर्ट से ब्लॉक कर रहे हैं जहां पे हमारी जो उन पे निर्भरता है वो अभी लिमिटेड वे में है। बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है हम। पावर इक्विपमेंट हो, चाहे रोड हाईवेज की बात है, वहां चाइनीज कंपनीज का प्रेजेंस कोई बहुत डोमिनेंट नहीं है। और यहाँ पर अब हम आम आदमी से जुड़ी, चीन की हमने बड़ी बातें की हैं, आम आदमी से जुड़ी खबरें जो कहीं दिखाई नहीं देंगी, न्यूज़ चैनल्स पर तो बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा होती है। और जो ये गुलाबी अखबार भी है ना सिद्धार्थ, पिंक पेपर्स, इनमें भी छिपी हुई खबर है। ये फ्रंट पेज पर नहीं आती है, लेकिन आम आदमी से सीधी जुड़ी होती है। मसलन दो खबरें मैं ले रहा हूँ। पहली खबर, in Q1 direct tax refunds down 16% to 64,000 crore। यानी कि पहली तिमाही, अप्रैल, मई और जून, जो आप टैक्स भरते हैं उसमें रिफंड भी आपको मिलते हैं। रिफंड 64,000 करोड़ के रिफंड अटके हुए हैं। और यहां पर जो टैक्स विभाग है वो कहता है कि देखिए, कोरोना काल था, संकट काल था, बहुत कम स्टाफ आ रहा था, इसलिए हम रिफंड्स को फास्ट ट्रैक नहीं कर पाए। 64,000 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं होती है सिद्धार्थ। संदीप, देखिए, पिछले कुछ सालों से जो हिंदुस्तान का जो कर ढांचा है उसको बहुत ही ज्यादा हम टैक्स फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसमें सुधार किए जा रहे हैं और इसको कोशिश की जा रही है संदीप कि इसको हम कैसे फेसलेस करें। मतलब कम से कम हमारा इंटरैक्शन जो है कम से कम हो, फेसलेस हो। मतलब कैसे हम इसको इलेक्ट्रॉनिकली कर पाए प्रोसेस। और इसी के तहत संदीप अब बहुत ज्यादा संख्या में रिफंड जो है इलेक्ट्रॉनिकली ही प्रोसेस हो जाते हैं, खासकर जो संदीप छोटे रिफंड हैं। तो ये वाले जो रिफंड हम देख रहे हैं, ये संदीप मुख्यतः
मोस्टली इसमें छोटे रिफंड है, क्योंकि जो बड़े रिफंड होते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं असेसिंग ऑफिसर की परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि वो काफी बड़ी जो उनका अमाउंट होता है वो बहुत बड़ा होता है। और संदीप, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले आप याद करें, अगर रिफंड आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड लेने में बड़ा पापड़ बेलना पड़ता था। कई बार ये भी शिकायतें आती थी कि वहां पे जो है रेड टेपिज्म है, वो बैठे रहते हैं जो वहां पे जो डिपार्टमेंट में वो जो रिफंड का डिपार्टमेंट है वो बिना पैसे लिए रिफंड का चेक नहीं देता। तो अब क्या हो गया है संदीप कि वो इलेक्ट्रॉनिकली बैंगलोर में जो इनका पूरा सेटअप है, सुपर कंप्यूटर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है, वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके असेसमेंट को जो है असेस करता है, आपके इनकम टैक्स रिटर्न को। और संदीप इलेक्ट्रॉनिकली जो रिफंड का एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब वो बहुत बड़े वाले रिफंड तो वो नहीं करता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली एक लिमिट दी गई है, तो जिसमें कि मोस्टली जो आम आदमी है वो कवर हो जाता है संदीप। तो वो रिफंड इलेक्ट्रॉनिकली आपके बैंक का जो खाता आप नंबर देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसमें डायरेक्टली आपको जो है क्रेडिट हो जाता है। बट अच्छा है, काफी बड़ा सुधार है संदीप। और कोविड के चलते भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इतने बड़े संख्या में रिफंड किया है, मैं इसको भी एक बहुत पॉजिटिव साइन मानता हूँ। और ऐसे समय पे संदीप जब इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कलेक्शन जो है वो अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है, चाहे रिफंड तो अभी 64,000 करोड़ के बाकी है ना, हकीकत ये भी है। नहीं संदीप, वो तो होगा, क्योंकि जो बड़े रिफंड हैं वो बिना असेसिंग ऑफिसर, क्योंकि अभी ऑफिसर्स बहुत कम ऑफिसर्स आ नहीं रहे हैं, असेसमेंट हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कंपनी के आदमी को भी कई बार आपको बुलाना पड़ता है, कुछ एंट्रीज को आपको समझना पड़ता है। तो ये देखिए, ये भी एक परेशानी होती है। और एक और परेशानी, हमने जीएसटी की लगातार बात की है। 3 साल 30 जून को पूरे हो गए थे 2017, 30 जून 2017 को जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसे गुड एंड सिंपल टैक्स करके बेचा गया था। 1 टैक्स 1 मार्केट 1 नेशन। लेकिन 5-5 स्लैब्स, 500 उसमें बदलाव हो गए और केंद्र और राज्यों के बीच जो समन्वय था वो नहीं हो पाया है, रायता फैला हुआ है। उसके बीच एक खबर है, जीएसटी regime में undergo 2 major reforms this year in the offering 3 slab rates instead of 4, correcting duty distortions for some sectors। यानी कि 2 बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जो ये 4 या 5 स्लैब्स थे 3 स्लैब पर आ सकते हैं। और साथ ही साथ ड्यूटी में जो बदलाव, डिस्टॉर्शंस, मतलब वो समझ से परे थी कई चीज़ें, उनको सरल किया जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। सिद्धार्थ, थोड़ा खबर समझाइए। देखिए संदीप, जीएसटी के लागू होने के अभी 3 साल ही पूरे हुए हैं। जस्ट 3 साल, 3rd एनिवर्सरी थी जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन की हिंदुस्तान में। और संदीप हो क्या रहा है कि अब जो जीएसटी के कलेक्शंस हैं वो बहुत मतलब इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, वो एक कहीं जाके प्लेट्यू हो गए हैं। और संदीप उसके पीछे एक कारण है कि हमने जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट रखा था वो ये हम मान के चल रहे थे कि 14-15% के आसपास अगर हम रखेंगे उस रेट को, तो जो कलेक्शन हम कर रहे थे पहले जीएसटी रिजीम से, उससे जो कि स्टेट्स और सेंटर दोनों के रेवेन्यूज को हम कवर कर लेंगे, मतलब प्रोटेक्ट भी कर लेंगे। लेकिन हुआ क्या संदीप कि जैसे जैसे जीएसटी प्रोग्रेस किया, हम रोज रोज उसमें चेंजेस करते गए, रेट्स में टिंकरिंग करते गए, रेट्स बहुत कई बार हमने घटाए संदीप, कई छोटे छोटे चेंजेस किए। तो अब हो ये रहा है कि संदीप जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो तकरीबन 10 के भी नीचे चला गया है। और जो 1,15,000 करोड़ हर महीने के करीब कलेक्शन होना चाहिए जीएसटी में आइडियली, जिससे कि स्टेट्स को भी कॉम्पनसेट किया जा सके और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक जो उनका रेवेन्यू का पिछले 3 महीने में 1,85,000 करोड़ की कलेक्शन हुई है, मोटा मोटा मतलब 60,000 करोड़ हर महीने। तो हाँ संदीप, तो अब हो ये रहा है कि अब ये बात आ रही है बार बार कि दोबारा से कि जो रेट हमने बहुत ज्यादा घटा दिए, तो संदीप क्यों ना अब उनको दोबारा बढ़ा दिया जाए और कुछ स्लैब्स को कम कर दिया जाए। जैसे तो क्या स्लैब होने वाले हैं सिद्धार्थ? संदीप क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ वो स्लैब्स क्या होने वाले हैं? हाँ तो संदीप वो बात हो रही है कि 5 को 8 कर दीजिए, 8 को आप जो है और 12 को 18 पे ले जाइए, और उसके बाद जो है संदीप दूसरा जो 3rd स्लैब को आप 28 कर दीजिए, जो अभी है भी, लेकिन उसमें से 2 स्लैब बीच में से हटा दीजिए। मतलब अभी 1 स्लैब और है तो वो हटाने की बात हो रही है, जो 12% की बात है। लेकिन संदीप प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो संकट काल या कोविड के बाद से जो इकोनॉमी स्लो डाउन है, जो एकदम ही मतलब रुक गई है इकोनॉमी, तो ऐसे में संदीप हमको डिमांड भी पुश करना है। तो मुझे इसमें पता नहीं, मुझे नहीं, रेट्स अगर टैक्स स्लैब्स बढ़ रहे हैं, 5 को 8 कर देंगे,
12 को 18 कर देंगे, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट वो 14% 15% होना था, वो 11 से भी नीचे है जो आप बता रहे हैं। पर ये टैक्स रेट्स ऊपर की तरफ जाएंगे तो कलेक्शन बढ़ेगी कि घटेगी, ये एक समस्या आएगी ना। यही वही उसी बात पे कह रहा था संदीप, क्योंकि क्या है कि अभी डिमांड है नहीं, और 5% से कौन सी चीजें हैं संदीप जो एकदम इसेंशियल गुड्स हैं, जो कॉमन मैन जिनको कंज्यूम करता है, तो उनसे ना तो मतलब बहुत ज्यादा आप टैक्स नहीं कलेक्ट करते हैं। तो संदीप इस समय पे अगर आप टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या आप डिमांड को पुश करेंगे या डिमांड और कॉन्ट्रैक्ट होगी? तो ये बहुत ही मतलब मुझे लगता है एक फाइन बैलेंस की बात है। लेकिन तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। देखिए, हम टैक्स रिफंड्स की बात की, 64,000 करोड़ रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, हमने जीएसटी की बात की। अब देखिए, सरकार के पास भी कोई जादुई छड़ी तो है नहीं कि एबरा कडेबरा किया और आपने पैसे आपके सामने हाजिर। अब सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया और 80 करोड़ परिवारों को जो 5 किलो अनाज मतलब गेहूं या चावल और 1 किलो दाल देने की बात थी, 3 महीने दिया गया, उसे 5 महीने के लिए और बढ़ा दिया। कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ का खर्चा, 5 महीने में 90,000 करोड़ सरकार खर्चेगी। अब उससे जुड़ी खबर आ रही है, गरीब कल्याण में हर्ट एफसीआई फाइनेंशियली। जो ये योजना है, ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का आर्थिक नुकसान कर सकती है, मतलब दिक्कत में ला सकती है, आर्थिक दिक्कत में। वो कैसे कि ये 80 करोड़ लोगों को खाना मिल गया, ये अच्छी बात है। एफसीआई के गोदामों में अनाज बहुत था, इन्वेंट्री बहुत थी, वो वैसे सड़ जाती थी, हम हर साल आपको खबरें दिखाते हैं, वो लोगों तक पहुंच जाएगी, इस्तेमाल हो जाएगा। तो दो तो बहुत अच्छी खबरें हैं इसमें जुड़ी हुई। पर चक्कर ये है कि अगर वो गोदाम से माल उठेगा, उसमें पैसा मिलने नहीं वाला, वो कागजी कार्रवाई ही होगी, क्योंकि सरकार मुफ्त में ये अनाज दे रही है। तो वो सारी एंट्री तो एफसीआई के खाते में जाने वाली है नुकसान की। खबर ये है ना सिद्धार्थ, अगर मैं सही समझा तो? हाँ संदीप, जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन संदीप क्या है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओन्ड कंपनी है और कॉर्पोरेशन है संदीप। और इसका पूरा काम जो है ना संदीप, वो जो भी अपना प्रिक्योरमेंट करता है या डिस्ट्रीब्यूशन करता है संदीप, वो पूरा भारत सरकार के लिए कंप्लीटली डिवोटेड है। तो इसकी पूरी कंप्लीट फंडिंग भी भारत सरकार ही करती है संदीप। और इसमें समझने वाली 2-3 बातें हैं संदीप कि देखिए, एक तो हमारी जो फूड सब्सिडी है संदीप, इस साल हमने 2.5 लाख करोड़ का बजट किया था कि हमारी फूड सब्सिडी भारत सरकार जो दे रही है, ये अनाज सब्सिडी फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत संदीप, इसका जो खर्चा है वो 2.5 लाख करोड़ आएगा। तो उसमें से क्या था संदीप कि 1,36,000 करोड़ तो वो ऑफ बजट है, कि वो बजट से आता ही नहीं है। वो कहाँ से आता है संदीप? जो ये स्मॉल सेविंग में पैसा हम लोग जमा करते हैं ना संदीप, पीपीएफ वगैरह का, या जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम्स है, इसमें इसका एक फंड है संदीप, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। तो ये पैसा वहां जमा जो हमारा होता है, उससे सरकार कर्जा लेके एफसीआई को एक उसका बड़ा जो 2.5 लाख करोड़ पे जो सब्सिडी है, उसका एक बड़ा भाग 1,36,000 करोड़ तो वहां से देगी, और संदीप बाकी वो बजट से देगी। लेकिन अब हुआ क्या है संदीप, कोविड के आने के बाद जो हमने ये स्कीम को जो बढ़ाया है, प्रधानमंत्री की जो गरीब कल्याण पैकेज है संदीप, तो अब ये नवंबर तक बढ़ा दिया गया। तो इससे संदीप करीब 1.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है। समझने वाली बात एक और है संदीप कि आप जो गेहूं खरीदते हैं उसकी कीमत संदीप 27 रुपए तक पड़ती है, और चावल की कीमत पड़ती है 35 रुपए। तो संदीप, और हम दे रहे हैं फ्री में या 2 रुपए या 3 रुपए में संदीप। तो वो जो पूरा जो गैप है संदीप, वो भारत सरकार एफसीआई को देता है। अब होता क्या है कि हर साल संदीप बजट से अगर भारत सरकार नहीं देती है तो वो एफसीआई को कर्जा दिला देती है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से बोलती है आप कर्जा ले लीजिए, और वो भारत सरकार उसको गारंटी कर देता है। लेकिन संदीप, समझने वाली बात यह है कि एफसीआई पे बर्डन आ रहा है, लेकिन एफसीआई का बड़ा सिंपल कहना है कि भाई ये जो भी बर्डन है इसको देना भारत सरकार को ही है, क्योंकि हम ये काम पूरे तरह से भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के उपक्रम है, तो भारत सरकार के लिए हम करते हैं। तो चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो लोन हो, वो भारत सरकार हमको दे रही है, हमसे बोल रही है कि आप ले लीजिए, लेकिन उसकी अदायगी की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। एक बड़ी खबर, ये बहुत ही अहम खबर है, फिर वही बिजनेस पेजेस में कहीं छिप जाती है। हम लगातार सिद्धार्थ बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे, मई के मध्य में निर्मला सीतारमण देश के वित्त मंत्री ने 20,97,000 करोड़ का वो तथाकथित पैकेज था, उसमें 3 लाख करोड़ एमएसएमई सेक्टर को दिए जाने थे। अब
ये एक ही अखबार ने खबर कैरी की है, जबकि मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी खबर है आम आदमी से जुड़ी हुई। गवर्नमेंट्स न्यू एमएसएमई पुश प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स। अब ये मैं सरल भाषा में आपको समझाता हूं। लगभग 6-6.5 करोड़ हमारे देश में एमएसएमईज हैं जो रजिस्टर्ड हैं। अब जून 26 तक इसमें से 30,11,000 एमएसएमईज के लिए लोन सैंक्शन किए गए, डिसबर्स किए गए 11,21,000 एमएसएमईज को। पर दिक्कत क्या आ रही है सिद्धार्थ, और ये हमने बहुत चर्चा की है। दिक्कत ये आ रही है कि बाकायदा एमएसएमई की तरह रजिस्टर्ड जो यूनिट्स हैं वो तो 45-50 लाख पर आकर सिमट जाती हैं। भाई ट्रक ड्राइवर है, ट्रक ओनर है, मेरे पास 2 ट्रक है, 1 ट्रक है, 10 ट्रक हैं, मेरे पास टैक्सी है, 1 टैक्सी है या 2 है या 5 है, मेरे पास एक दुकान है, मैं कुछ एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट रखता हूं, उन सब के लिए लोन चाहिए ना, या लोन ले रखा था। मैं भी वो एमएसएमई में एक्चुअली क्वालिफाई करता हूं। तो अब सरकार कह रही है कि ये 3 लाख करोड़ का जो लोन है या जो ये हम सहायता आपको दे रहे हैं, अब इंडिविजुअल्स को भी, सिंगल एंटिटीज को भी देने के लिए अब पुश किया जाएगा। दे रहा है, दुरुस्त आयत कहेंगे। हाँ संदीप, मतलब पहल तो बहुत अच्छी है, और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी संख्या बहुत बड़ी होगी। और इनको आप एमएसएमई बोल लें या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग बोल लें, मतलब और ये भी छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो है। मैं एक खबर बता दूं, देखिए ये दर्शकों को समझने की जरूरत है, सरकार को भी अब समझ में आ रही है। जुलाई शुरू हो गई है, पहला हफ्ता है। 80% एमएसएमईज यही है, वो ट्रक ओनर्स, टैक्सी ओनर्स। 80%, 6 करोड़ में से 80% लोग ऐसे हैं। ये नहीं फैक्ट्री लगा रखी है, 20 लोग काम कर रहे हैं, वही एमएसएमई है। संदीप, मतलब तकरीबन बहुत बड़ी संख्या हो गई। अगर आप जो बता रहे हैं 80% यही हैं, तो आप समझ लें कि संदीप, और इनकी सुनवाई भी कम होती है मुझे लगता है। लेकिन धीरे धीरे जब बैंक्स को के सामने जब ये सब आंकड़े आ रहे होंगे, तो उनको भी ये समझ में आ रहा होगा कि अगर इस ऑफ टेक को, इसको पुश करना है, तो ऐसे लोगों को भी हमको इसके एम्बिट में लेना होगा, और इन्हें भी जो है बड़े पैमाने पे इनको भी फंड करना होगा। और संदीप, प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों की क्रेडिट लिमिट भी ज्यादा नहीं होगी। तो और आप एक बात और समझे संदीप, जो ये स्मॉल इंडिविजुअल एमएसएमई चला रहा है, 2 ट्रक है या कोई एग्रीकल्चर, ये रजिस्टर्ड भी नहीं है ना एमएसएमई में, इसलिए इनको लोन भी नहीं मिल सकता। अब सरकार कह रही है देना पड़ेगा भाई, यही तो है 80% एमएसएमई। हाँ, और संदीप प्रॉब्लम तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब हम लोग स्कीम बनाते हैं, अगर उसी समय इन सब चीजों को पूरी तरह से, अगर हम इन चीजों को पूरा जो स्कीम बनाते समय ही अगर हम इन चीजों को कंसिडर कर लें, तो मुझे लगता है अब जो 1 महीना खराब हुआ है संदीप, वो शायद बच गया होता समय। और संदीप, एक और इम्पोर्टेंट बात है, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो है ज्यादातर इनके साथ कोई रिस्क भी नहीं जुड़ा होता है, क्योंकि संदीप ये ओवर लीवरेज नहीं होते हैं। इनका कोई जो है ना बहुत सीमित दायरे में बिजनेस करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, और इनका इधर उधर भागने का या आपका पैसा लेके भाग जाएंगे बैंक का, वैसा उसकी भी संभावना ना के बराबर होती है। अब एक और खबर, बल्कि 2 छोटी छोटी खबरें आपसे। एक तो खबर क्या, उसका विश्लेषण क्या, पर एक अच्छी खबर भी है। संकट काल में एक अच्छी खबर आम आदमी के लिए ये है सिद्धार्थ, दैट द कर्ब्स हेल्प फॉर मेट्रोज मीट क्लीन एयर टारगेट। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, they achieved 95% of 2024 national clean air program target in 74 days। यानी कि हवा साफ हो गई है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु की। एक अगर अच्छी खबर आ रही है इस संकट संक्रमण काल में, यह है कि हवा तो साफ हो गई। सहारनपुर वालों को भी पहाड़ दिखने लगे, जालंधर से भी पहाड़ दिखने लगी। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत योगदान हमारे जो BS6 एमिशन नॉर्म्स भी आ गए हैं। तो अब जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं या जो गाड़ियां यूज कर रहे हैं, वो सारी BS6 नॉर्म्स, जो एमिशन नॉर्म्स है, उनका पालन कर रही हैं। तो इससे भी कमी आई होगी पोल्यूशन में। और डीजल का एमिशन, डीजल गाड़ियों का भी एमिशन लेवल अब पेट्रोल के बराबर है। हालांकि डीजल गाड़ियां आप लोग कितनी खरीदेंगे जब डीजल के दाम भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। एंड ऑफ द रोड लग रही है मुझे, हो सकता है जल्दबाजी हो। हाँ संदीप, मतलब लेकिन अभी भी स्टेट्स में डिफरेंस है प्राइस में।
मतलब अगर आप स्टेट में देखेंगे तो अभी भी 8-10 रुपए का फर्क है संदीप। ये दिल्ली में देखेंगे तो बिल्कुल फर्क नहीं नहीं, बनाने वाला देखिए, खरीदने वाला तो खरीद भी ले, प्राइस का फर्क भी देखे, बनाने वाले के लिए उसको तो संकेत मिलने लगते हैं ना। अब मारुति ने अप्रैल से डीजल की गाड़ियों का प्रोडक्शन किया ही नहीं, उत्पादन शुरू किया ही नहीं है, तो जो बिल्कुल ठीक बात करें। हाँ, तो डीजल की गाड़ियां बननी बंद हो जाएंगी। मैं खरीदना भी चाहूँ, मुझे वो अच्छी भी लगती हो, तो मुझे भी अपनी प्रेफरेंस बदलनी होगी। आखिरी खबर, हाँ प्लीज प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। नहीं संदीप, क्योंकि डीजल गाड़ियों का आप और हमको सबको पता है कीमत ज्यादा होती है, मेंटेनेंस भी ज्यादा होती है। तो आदमी उसको इसीलिए खरीदता था क्योंकि डीजल की कीमत जो है हमेशा पेट्रोल से काफी कम रहती थी। और अब जब इससे भी एक अनसर्टेनिटी तो आई गई है और सरकार की तरफ से कोई सफाई नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री को और इंडिविजुअल दोनों को अपनी चॉइस में जो है बदलाव करना पड़ सकता है। और इन्वायरमेंट की बात है संदीप, तो जरूर गाड़ियां कम चल रही हैं, तो इसलिए भी साफ अभी जो है हम देख रहे हैं वातावरण चारों तरफ साफ है। लोग अभी भी बहुत कम जो इसेंशियल सर्विसेज है वही काम कर रही है। लेकिन ये कब तक रहेगा? जैसे ही हम फिर नॉर्मल लाइफ शुरू करेंगे उसके बाद मुझे लगता है कि ये सब चीजें फिर दोबारा जो है पोल्यूशन लेवल कब आएगी खासकर जाड़े में। वो नॉर्मल लाइफ की सुबह कब आएगी? अभी तो वैक्सीन बनाने के बड़े दावे हो रहे हैं, मैंने वो खबर नहीं ली कि 15 अगस्त को वैक्सीन की घोषणा हो जाएगी। एक्सपर्ट्स बताते हैं ये क्या कैसी बातें कर रहे हो, भारत का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो दुनिया में, हम सेंटर फॉर साइंस माने जाते हैं, ये 15 तारीख को आप वैक्सीन कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। अभी ट्रायल 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और हर फेज़ में 10 से 12 महीने तक भी लग जाते हैं। आप कितना भी फास्ट ट्रैक कर दें, 15 अगस्त तक आप नहीं कर सकते या हंसी का पात्र बनेंगे। पर वो खबर हम कार्यक्रम कर चुके हैं। आज की आखिरी खबर, वंदे अमेरिका यूनाइटेड एयरलाइंस में फ्लाई इनटू इंडिया। हम लगातार इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग पहलू आ रहे हैं। आज की एक और खबर ये है कि अभी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स 31 जुलाई तक शुरू नहीं होंगी, ये साफ कर दिया गया है। लेकिन वंदे भारत एयर इंडिया जा रहा है अलग अलग देशों में और हम उनके दामों की चर्चा लगातार करते आए हैं। लेकिन अब विदेश से मांग उठने लगी है कि भैया ऐसे नहीं चलेगा, हमारे देश में आओगे तो हमारी फ़्लाइट्स भी आपके देश आएंगी। तो उसी के तहत ये इकोनॉमिक टाइम्स ने हेडलाइन दी है, वंदे अमेरिका, मतलब अब यूनाइटेड एयरलाइंस भी भारत आ सकेगी, यहाँ से यात्रियों को ले जा सकेगी और अमेरिका से यात्रियों को यहाँ ला सकेगी। गिव एंड टेक होगा और इसी पर इंटरनेशनल एयरलाइंस चलती हैं। हाँ संदीप, देखिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट जो भी होती हैं, जिस भी देश की होती हैं, किसी भी एक देश और दूसरे देश के बीच में जो एक बायलैटरल राइट्स होते हैं कि आपके देश से मेरे देश में कितनी फ्लाइट्स आएंगी और उनके देश से हमारे देश में कितनी फ्लाइट्स आएंगी। और संदीप, अभी तक जो एयर इंडिया जो प्रोग्राम चला रहा था उसका नेचर ज्यादा इवैक्यूएशन था, मतलब लोग जो वहां फंसे हुए थे, जो हिंदुस्तानी विदेशों में थे, उनको लेके आ रहा था। मतलब ज्यादातर वन वे ट्रैफिक था, अगर इधर से जा भी रहे थे लोग तो बहुत कम तादाद में संदीप। लेकिन अब वो लगता है मुझे स्थिति धीरे धीरे बदल रही है, तो इसीलिए दूसरे देशों से भी ये डिमांड उठेगी। अभी जैसे आप बता रहे हैं यूनाइटेड एयरलाइंस से शुरुआत होगी, अगर यूनाइटेड एयरलाइंस से जैसे आप बता रहे हैं खबर है कि उनको हम परमिशन देंगे, यूएस की एयरलाइंस है वो आएगी हिंदुस्तान। उसके साथ साथ मुझे लगता है हमको धीरे धीरे संदीप जब 31 जुलाई के बाद बाकी देशों के साथ भी इसको जो है अपनी एयर ट्रैफिक को दूसरे एयरलाइंस के लिए भी हमको अलाउ करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हमारे एयर इंडिया को भी दिक्कत आएगी। और अब मुझे लगता है अब बिजी सीजन आ रहा है, प्रेशर है, स्टूडेंट्स हैं, जो बिजनेस ट्रैवलर्स हैं, तो और कई नॉर्मल लोग जो हिंदुस्तान आके फंसे हुए हैं, तो उनको भी अब लौटना है अपने अपने गंतव्य स्थानों एक हाथ दे वाला काम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स में भी होने वाला है। सिद्धार्थ सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सीधी सरल भाषा में आज की खबरों का दर्शकों के लिए विश्लेषण किया। तो इस हफ्ते के आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार।